दिव्य कीर्ति सर के बारे में मैं आपको कुछ चंद लाइंस में इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. ही इज एन इंडियन एजुकेशनिस्ट, entrepreneur and founder of Drishti IAS, an institute that provides coaching for civil service aspirants in India. मैं चाहती हूँ सर कि आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें with few words. आप सभी को नमस्कार. सबसे पहले मैं श्री राम कॉलेज को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सबसे बात करूँ. और आपके सभी टीचर्स और जिन बच्चों ने मैनेज किया, उन बच्चों की मेहनत और उन बच्चों की हिम्मत की मैं दाद दूंगा. क्योंकि जब उन्होंने पहली बार मुझसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि मैं 12 से 14 तारीख को भारत में नहीं हूँ. मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के बुलावे पर अमेरिका गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मुझे 15 की रात को यहाँ आना था. लेकिन वो बच्चे मुझसे मिलने आए. आधा एक घंटा उन्होंने अपने मार्केटिंग और उससे सारा ज्ञान मेरे ऊपर इस तरह से प्रयोग किया कि मुझे अंत में हार के कहना पड़ा कि ठीक है, मैं टिकट कैंसिल करवाता हूँ, जल्दी वापस आता हूँ और आपके सेशन में ज़रूर आऊँगा. तो जब उन बच्चों से मेरी बात हुई कि वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, तो उनका भाव था कि बस आप आ जाइए. तो मैंने कहा फिर भी आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? बोले आप जो टॉपिक चाहें बोल दीजिए. तो मैंने एक टॉपिक उनको भेजा कुछ, तो फिर उन्होंने 5 भेजे, जिसका भाव ये था कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, इनमें से कोई देख लीजिए. वो बड़े अच्छे टॉपिक्स थे और 5 टॉपिक्स बड़े अच्छे थे, जिसमें से एक था पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, एक था रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, एक था रोल ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस, एक था स्टोइसिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइसिज्म इन बिजनेस. ऐसे करते करते कुछ चीज़ें बताई और बताया कि क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, इन चीज़ों पर आपका रहे. तो वो टॉपिक्स इतने प्यारे थे और एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन पर था. और आज 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी है, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात आज के दिन करना तो वैसे ही बड़ा मानीखेज है, मीनिंगफुल है. लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि जब हम फेस्टिवल के मूड में होते, जैसे अभी आप लोग हैं, बिजनेस कॉन्क्लेव है, सुबह से आप कई स्पीकर से सुन रहे हैं, और अभी आखिरी सेशन में ये भी होता है कि छूटे तो भागें, छुट्टी का टाइम होने वाला है. स्कूल में जैसे होता था ना कि जैसी टन 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 बजता था, वैसे ही लोग बैग उठा के भागते थे. आपने बैग अपने पैक कर लिए होंगे, उसमें बुक्स और बोतल पैक कर ली होगी, तो अब आप इस मूड में होंगे कि जल्दी ख़त्म हो तो मामला निपटे. आप लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सामने, क्योंकि देश का सबसे अच्छा कॉलेज कॉमर्स का माना ही जाता है, और माना ही किया जाता है ही, ऐसे थोड़ा माना जाता होगा. मतलब मेरी समझ ये है कि कोई ब्रांडिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है. अगर किसी कॉलेज या किसी व्यक्ति की साख है, तो वो साख न तो रातों रात बनती है, न हवा में बनती है. और अगर वो लॉन्ग सस्टेन्ड क्रेडिबिलिटी है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो बात होगी ही, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की है. तो मैं जब देखता हूँ आजकल के बच्चों को, नई पीढ़ी को, और मैं उनके जब डायलेमास को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने पाया कि उनके सामने सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है, स्पेशली उनके दिमाग में जो कॉमर्स या मैनेजमेंट की दुनिया से हैं, जैसे कि आप हैं, कि हम बड़े होने के बाद क्या करें. नौकरी करें में फिर बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी स्टार्टअप में नौकरी कर लें, सिविल सर्विसेज में जाएं, कोई और नौकरी कर लें, एकेडमिक्स में चले जाएं. एक तो ये सवाल, और दूसरा ये सवाल कि क्या हम अपना स्टार्टअप शुरू कर दें, कुछ अपना उद्यम शुरू कर दें. और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी को एक शब्द बड़ा अच्छा मिल गया, स्टार्टअप. हमारी पीढ़ी ने भी स्टार्टअप किए. मुझे 2 साल पहले ही पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ कई साल से वो स्टार्टअप ही होता है. वरना मैं वरना तो मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान था कि पूरा देश स्टार्टअप कर रहा है और हमने कभी किया ही नहीं. तो मुझे एक बार गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप. तो पता लगा स्टार्टअप का मतलब अपना काम करना, इतना ही होता है. तो फिर मैं समझ गया कि अच्छा. तो मैंने 1-2 पढ़े लिखे लोगों से पूछा, तो जो मैं करता हूँ क्या वो स्टार्टअप हो सकता है? बोले हाँ, वो स्टार्टअप, आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये काम कर लिया.
वरना दुविधा रहती कि सारी दुनिया कुछ कर रही है और हमारे वर्तमान सरकार उस पर इतना जोर दे रही है और हमने किया ही नहीं वो काम। आप लोग संयोग से हमारे पूरे भारतीय इतिहास के उस दौर में हैं। मैं इस पे आता हूँ 2 मिनट के बाद, इस वाक्य को पूरा करूंगा, उससे पहले एक संकेत करता हूँ। हर देश में जो इकोसिस्टम है उसमें सपने अलग अलग होते हैं, और ये आपके सपने दरअसल आपके सपने होते नहीं हैं, आपके सपने आपके समाज के सपने होते हैं जो उसने आपके मन में बैठा दिए। ऐसा संयोग नहीं है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चे आमतौर पर सिविल सेवक बनने के मूड से ही आते हैं। और यदि मैं उनसे कहूँ कि कभी अपना स्टार्टअप सोच के देखो, तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आता है कि मैं क्या सोच रहा था और आप मुझे किस लायक समझ रहे हैं। क्योंकि उनको जो वैल्यू सिस्टम है जो सोसाइटी ने दिया है वो सिविल सर्वेंट बनने का ही है, उनके लिए उससे बड़ा कोई सपना है नहीं। लेकिन जब मैं गुजरात के लोगों से मिलता हूँ, विशेष रूप से मारवाड़ी या सिख समुदाय के लोगों से मिलता हूँ, तो उनसे नौकरी की बात कर हंसने लगते हैं कि नौकरी क्यों करेंगे, धंधो करेंगे, धंधो अपना काम करेंगे भाई, अपना ही उद्यम करेंगे। सारा खेल वैल्यू सिस्टम का है। हम उस समाज के लोग हैं जहां ज्यादा पैसा कमाने का सम्मान ज्यादा नहीं है। आप कितना ही पैसा कमा लें, लोग आपको सम्मान देंगे नहीं जब तक आप उससे बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन कई देश ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं जहां पर धनी होना, सफल उद्यमी होना अपने आप में एक सक्सेस की निशानी है। मैं एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। मुझे एग्जाम्पल देने की बहुत बीमारी है, उसी से बात समझाना आसान भी लगता है मुझे। मैं अभी करीब 12-13 दिन अमेरिका में रहा। मैं 5 विश्वविद्यालयों में गया सिर्फ उनका सिस्टम समझने के लिए। उनमें से 2 में मुझे निमंत्रण था, 3 में मैं बिना बुलाए पहुंच गया कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग काम करते हैं। तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर से परिचय था, तो उनके साथ मैंने पूरा विश्वविद्यालय देखा, समझा, कुछ बच्चों से मिला, उनके सपने पूछे, उनके पढ़ने का तरीका पूछा, प्रोफेसर से पढ़ाने का तरीका पूछा। पर्पज़ ये था कि कल को अगर मैं कोई विश्वविद्यालय शुरू करूं, जो कि मेरा एक सपना है, तो मेरे पास एक टेम्पलेट हो या कई टेम्पलेट्स हों कि एक अच्छा विश्वविद्यालय कैसा होता है और बच्चों की पूरी ग्रूमिंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्होंने सब मुझे बताया। मैंने वहाँ जो बिजनेस पढ़ रहे थे, 1-2 बच्चे जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा हुआ था मास्टर्स लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, और मैं अच्छे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूटी ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ, मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ना किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है। वहाँ जिन लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई की, उनसे मैंने खूब बातें की, 1-1, 2-2 घंटे बात की, और अंत में एक कठोर सवाल पूछा। मैंने कहा 2 बातें बताना सीधे सीधे। एक तो ये कि यहाँ से पढ़ने के बाद क्या पैकेज मिलेगा तुम्हें। वो थोड़ा चौंक जाते थे कि कितना सीधा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता तो हो कि यहाँ आप आए तो उसका फ़ायदा है कि नहीं है। तो उनमें से कुछ ने, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला भी है, 1-2 लोग जो मास्टर्स में काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, पूरी स्कॉलरशिप पर गए हुए थे, उन्होंने बताया कि सर हमने जो यहाँ खर्च किया है, मतलब जो बिना फेलोशिप वाले लोग खर्च करते हैं, वो करीब भारतीय करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच का खर्चा हो जाता है 2 साल की पढ़ाई करने का। स्कॉलरशिप है तो अलग बात है, नहीं तो इतना खर्चा हो जाता है। तो मैंने कहा उसके बाद होगा क्या? बोले सर हम जो डिग्री कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उतरेंगे बाज़ार में तो हम मान के चलते हैं कि हमें 1-8 साल के अंदर अंदर 2 लाख USD का एनुअल पैकेज मिल जाएगा, जिसका मतलब वही 1.5 से 1.6 CR के आसपास का पैकेज मिल जाएगा। और हमारे खर्चे हैं, लोन है थोड़ा थोड़ा, वो सब हम 3 साल में चुका देंगे, क्योंकि खर्चा भी वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन हम साल में 60-70 लाख रुपए बचा लेंगे, 3 साल में सारा लोन चुका देंगे, तो 2 साल की पढ़ाई का बोझ 3 साल में उतरेगा। उसके बाद हम लगभग $2 लाख हर साल कमाएंगे
और लगभग $1 लाख साल का बचा लेंगे, जो कि भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आय का मामला है। तो वैसे हम बहुत खुश यहाँ नहीं हैं, क्योंकि सोशल लाइफ वैसी नहीं है हमारी, बट स्टिल फाइनेंशियली वी विल बी सो गुड दैट वी कैन बी हैप्पी ऑन दैट ग्राउंड। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप खूब सफल हों, अच्छे उद्यम करें, और जैसे से आगे बढ़ेंगे फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है। बाद में 2 लाख से बढ़ के 2.25 होगा, 2.5 होगा। मैंने कहा सीधे बताओ कि 20 साल बाद कितना होगा। काफ़ी सोच के बोले कि सर जो 2-3% लोग हैं सबसे शानदार, वो 20 साल बाद शायद $3 लाख के आसपास भी आ जाएंगे, 2.5 करोड़ कमा लेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भारत का हर बच्चा वहाँ जाके करोड़पति हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। सारा मैं खर्च तो ना करेगा, यहाँ भी तो भेजेगा वापस करके। तो रेमिटेंसेस हमारे पास आएंगी तो हम इस बात से खुश हो सकते हैं। फिर कल मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ से जब मैंने